सभी प्यारे विद्यार्थियों का टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अभी तक जितने भी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाया हूं उन सब के ऊपर आपका बहुत पॉजिटिव जो है कमेंट रहा है और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ठीक इसी तरीके से टीएनसी आपके लिए फ्यूचर में जो है और भी अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर वीडियोज आपके सामने लाती रहेगी और आप लोगों का जो ज्ञानवर्धन है वो करती रहेगी। तो साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे पिछली बार एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में बताया कि सर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जुड़े हुए जो टॉपिक है वो एक बार आप जो है क्लियर करा दीजिए। देखिए साथियों, वैसे और भी स्टूडेंट्स ने अपने सारे कमेंट दिए हैं और मेरी पूरी कोशिश ये है कि भाई मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आप सबके कमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियोस पहुंचाता रहूं। तो इसी कड़ी में साथियों आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या है साथियों हमारा आज का टॉपिक? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर हम लोग साइकेट्रिक के अकॉर्डिंग बात करें साथियों, तो ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है साथियों किसके अंदर आता है? स्पेशल काइंड ऑफ डिसऑर्डर। स्पेशल काइंड ऑफ डिसऑर्डर, जिनके साथ साथ स्लीप और सेक्सुअल डिसऑर्डर भी आते हैं और भी अदर टाइप के जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलते हैं। तो पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर है साथियों किसमें आता है? अदर स्पेशल काइंड ऑफ डिसऑर्डर के अंदर ये कंसिडर किया जाता है। अब देखिए साथियों, यहां पर जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है। उसके बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है कौन कौन से टाइप के हैं या इनको जो है कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और कौन कौन सी कैटेगरी के जो है या कौन कौन सी जो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर जो टाइप है पर्सनैलिटी का उसके क्या क्या जो है स्पेसिफिकेशंस है। साथियों इन सबको हमको आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। क्लियर? तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई पर्सनैलिटी क्या है। हम लोग पर्सनैलिटी शुरू करें, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पहले हम लोग क्या देख लें कि पर्सनैलिटी जो है क्या है। तो देखिए साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखते हो, अच्छा नॉलेज वाला बंदा है, दिखने में अच्छा है, उसका बंदे का कम्युनिकेशन अच्छा है, लोगों के साथ उसका जो आईपीआर है वो अच्छा है। तो ऑल ओवर आप जो है क्या कहोगे कि यार पर्टिकुलर बंदे का जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छा है ना? पर्टिकुलर व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है वो बहुत क्या है? अच्छा है। ठीक इसी तरीके से एक और मान लीजिए आपका क्लासमेट है जो कि कैसा है? थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का है, आए दिन जो है वो लोगों से झगड़ा करता रहता है, सब्सटेंस एब्यूज करता है, लोगों के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है। तो क्या आप उसको क्या कहोगे कि यार ये जो है बिल्कुल बैड पर्सनैलिटी है। जो अच्छा बिहेव कर रहा है उसके लिए आपने क्या वर्ड यूज किया? ही इज ए गुड पर्सनैलिटी। लेकिन जो इस तरीके से बैड बिहेव कर रहा है उसके लिए आप क्या कहोगे? ही इज ए बैड पर्सनैलिटी। क्लियर? तो साथियों ये पर्सनैलिटी का डिसाइडेशन जो है किस तरीके से होता है या हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि यार ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी अच्छा है, ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो है बुरा है। तो देखिए साथियों, कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग बात करें पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी क्या होता है साथियों? आदमी के जो स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं उनका ये क्या है? एक तरीके से टोटल है। किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्टिकुलर सारी की सारी क्वालिटीज हैं, अगर हम उन सबको जोड़ दिया जाए तो उन सारी की सारी क्वालिटीज को जोड़ने के बाद जो चीज बन के आती है वो उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या कहलाती है साथियों? पर्सनैलिटी कहलाती है। तो अगर मान लीजिए हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि भाई पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो देखिए साथियों पर्सनैलिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट्स एन टोटल ऑफ all qualities of an individual, all qualities of an individual which reflects in his or her behavior, तो देखिए साथियों ये जो पर्सनैलिटी है ये क्या है? आदमी की जितनी भी जो बेस्ट क्वालिटीज है उन सब का एक तरीके से क्या है? टोटल है। और ये सारी की सारी क्वालिटीज जब भी आदमी आपसे बात करता है, मुखातिब होता है या आपके सामने जब पेश होता है, तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज है साथियों वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। अगर मान लीजिए कोई गुड पर्सनैलिटी है या अच्छा कोई जो है बढ़िया बंदा है, तो उसके बात करने का तरीका, उसके बोलचाल का तरीका, उसके उठने बैठने खाने पीने सबका जो तरीका होगा वो क्या करेगा? आपको इंप्रेस करेगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए कोई एंटी सोशल पर्सनैलिटी है तो आप नहीं चाहोगे कि आप उसको फेस करो। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति की जितनी भी जो क्वालिटीज होती है उन सबको अगर मिला दिया जाए तो वो चीज क्या कहलाती है? उसकी पर्सनैलिटी। और ये सारी की सारी क्वालिटीज उसके बिहेवियर में क्या होती है साथियों? रिफ्लेक्ट होती है। इसी का नाम है साथियों पर्सनैलिटी। अब देखिए साथियों यहां पर आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या डिस्कस कर रहे हैं?
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी है, किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं या क्वालिटीज हैं, वो अगर मान लीजिए माल एडेप्टिव हो जाए, जिसकी वजह से कहां डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, उसकी थिंकिंग में, उसके बिहेवियर में। कहने का मतलब अगर कोई आदमी सही चलते चलते इस तरीके से अगर उसकी जो लर्निंग है या उसकी जो क्वालिटीज है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाए, माल एडेप्टिव हो जाए। कैसा हो जाए, माल एडेप्टिव हो जाए साथियों, उस जो कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कहने का मतलब पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी में क्या आ गया है, डिफेक्ट आ गया है। अब वो जो पर्सनैलिटी है पहले की तरह नहीं है, उसके ओपोज हो चुकी है, या अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रूल जो है पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर नहीं है। इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे साथियों, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? देखिएगा साथियों, ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज ए कंडीशन, इट्स ए कंडीशन in which there are maladaptive behavior, by the time of adolescent, or earlier and continuous throughout the life, तो देखिए जैसा कि आपको पता है साथियों कि पर्सनैलिटी जो हमारी बनती है या जो भी जो क्वालिटीज हम लोग एक्वायर करते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से, अपने यार दोस्तों से सॉरी, तो कहने का मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी होती है साथियों उस पे बहुत सारे लोगों का इंपैक्ट होता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का जो इंपैक्ट है वो नहीं होता है। हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत सारे लोगों का इंपैक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए साथियों ये जो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन आपका ये शुरू कब होता है, ये शुरू होता है अर्ली एडोलेसेंट में या फिर जो है उससे पहले। कब शुरू होता है, अर्ली एडोलेसेंट में या फिर उससे पहले। तो देखिए साथियों जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए पर्सनैलिटी फॉर्मेशन उस समय चल रहा है, उस दौरान कोई ना कोई ऐसी चीज अगर हो जाए जिसकी वजह से आपका जो पर्सनैलिटी है वो कैसा हो जाए साथियों, माल एडेप्टिव हो जाए, उसके अंदर क्या आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और देखिए साथियों ये जो है डिफेक्ट या ये जो डिसऑर्डर है जरूरी नहीं कि कुछ टाइम तक रहे, हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग भी जो है आदमी की पर्सनैलिटी के अंदर ये डिफेक्ट जो है देखने को मिले। शुरुआत कब होगी इसकी, या तो एडोलेसेंट में या फिर अर्लियर। कब होगी इसकी शुरुआत, या तो एडोलेसेंट में या फिर उससे भी पहले हो सकती है, और जिसकी वजह से आदमी का जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाए, माल एडेप्टिव हो जाए। कैसा हो जाए, माल एडेप्टिव या एंटी सोशल हो जाए, और ये जो कंडीशन है वो लाइफ लॉन्ग जो है बनी रहे साथियों। इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे साथियों, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। या फिर मैं सिंपल भाषा में अगर आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी हो जाए, पैथोजेनिक हो जाए, कैसी हो जाए, पैथोजेनिक हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे साथियों, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सपोज एक कोई 17 to 18 ईयर का बॉय है, पढ़ने में अच्छा है लड़का, सारी चीजें ठीक है, अच्छी फैमिली से है, मदर फादर जो है मिडिल क्लास लोग हैं, और जो है इसके ऊपर पूरा फोकस कर रखा है कि हमारा बेटा जो है वो बड़ा होके हमारी तरह बने, सोसाइटी के लिए अच्छे काम करे, एक अच्छा जो है जिम्मेदार नागरिक बने। अब देखिए साथियों होता क्या है, जब ये 11th और 12th क्लास के अंदर आता है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ये अपने मदर फादर का रेस्पेक्ट करता है, फैमिली में सबसे अच्छे लोगों से अच्छी तरह से जो है बात करता है, ठीक है। अब देखिए साथियों हुआ क्या कि इसके साथ में इसके 2 से 3 फ्रेंड इस तरीके से हैं जो कि क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, अल्कोहल को जो है यूज करते हैं, और कुल मिला के जो है जितने भी गलत काम है वो सारे के सारे गलत काम ये करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि संगत का असर होता है, संगत का असर होता है। अगर काले के पास गोरा बैठेगा तो रंग नहीं तो जो है कम से कम लक्षण तो लेगा ही। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर भी क्या आ जाता है साथियों, संगत का असर आ जाता है। और संगत का असर आने की वजह से ये भी साहब क्या कर रहे हैं, अब सिगरेट के धुएं से जो है जो छल्ले बनाना सीख गए। क्या हुआ था, अब तक तो ये बिल्कुल ठीक था,
अब तक ये अपने पेरेंट्स की बात मानता था, सारी चीजें अच्छे से करता था, लेकिन अब क्या हो गया, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी हो गई साथियों, पैथोजेनिक हो गई है। अब ये सब्सटेंस एब्यूज करना सीख गया, ठीक है। इसके अलावा जहां तक पहले ये अपने माँ बाप के सामने बिल्कुल जो है नजर उठा के बात नहीं करता, अभी अपने माँ बाप के सामने बात बोलने लग गया है, गाली गलौज करने लग गया है। परिवार में अगर कोई इसको कुछ कह दे तो ये जो है बिल्कुल तुनक मिजाजी के साथ में जो है पेश आता है। तो कहने का मतलब क्या है साथियों कि यहाँ पर जो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी थी, इस जो बच्चे की पर्सनैलिटी थी पहले कैसी थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन संगत की वजह से क्या हो गया है, अब इसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी हो गई है, पैथोजेनिक हो गई है। अब इसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो गया है, माल एडेप्टिव हो गया है, डिफेक्टिव हो गया है। और समय के साथ में हो सकता है या तो ये चीज सुधर जाए, लेकिन अगर नहीं सुधरी तो ये चीज जो है लाइफ लॉन्ग इसकी पर्सनैलिटी के साथ में अटैच रह सकती है। या कहने का मतलब ये जो पर्सनैलिटी में डिफेक्ट आया साथियों, ये डिफेक्ट जो है परमानेंट भी रह सकता है। इसी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं साथियों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। किसी आदमी की पर्सनैलिटी अगर सही चलते चलते एकदम से अगर क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, अगर उसके अंदर कुछ जो है पैथोजेनिक हो जाए वो अगर पर्सनैलिटी, उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लियर साथियों? तो आपको अच्छे से जो है डेफिनेशन क्लियर होगी, पर्सनैलिटी क्या है और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है। अब देखिए साथियों, साइकेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके अलग अलग जो है टाइप हैं। टोटल जो है 3 कैटेगरी के अंदर इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिवाइड किया गया है, या फिर मैं यूं कहूं कि 3 क्लस्टर बनाए गए हैं। ये क्लस्टर कौन कौन से हैं साथियों, ये क्लस्टर कौन कौन से हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। तो टोटल कहने का मतलब जितने भी आपके जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मैं शॉर्ट में पीडी लिखूंगा, जितने भी आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। अब इन तीनों क्लस्टर के अंदर साथियों देखिए अलग अलग टाइप के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं उनको हमको जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। तो बड़े अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों, एग्जांपल ले लेकर, ताकि आपको जो है लाइफ के अंदर कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहे। और पूरी टीएनसी टीम का जो है कोशिश हमेशा ये रहता है साथियों कि जितना हो सके टॉपिक को आपके लिए इजी किया जाए, जितना हो सके टॉपिक को इजी किया जाए और एग्जांपल उसमें सेट किए जाए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर रहे, आपको जो है किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना रहे और आपको याद करने में भी आसानी रहे। क्लियर? तो देखिए साथियों, बढ़ते हैं सबसे पहले क्लस्टर की ओर। इस क्लस्टर में क्या है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं साथियों क्लस्टर ए। क्लस्टर ए, या फिर मैं यूं कहूं कि इस क्लस्टर के अंदर कौन कौन से जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं। तो साथियों इसके अंदर टोटल जो है मेन 3 टाइप के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं उनको जो है डिस्कस हमें करना है। तो सबसे पहला क्लस्टर के अंदर सबसे पहला जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साथियों वो कौन सा हो गया, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैं शॉर्ट में पीडी लिख रहा हूं। सेकंड आ गया आपका सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तीसरा आ गया सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो शॉर्ट में आप कैसे याद रखेंगे, क्लस्टर ए के अंदर क्या है, PSS, P फॉर पैरानॉइड, S फॉर सीजो, S फॉर सीजोटाइपल, PSS। क्लियर? इस तरीके से आपने जो है याद सॉरी, इस तरीके से आपने ये क्लस्टर ए को याद रखना है। 3 टाइप के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं साथियों इसके अंतर्गत आते हैं। क्लस्टर ए में पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सेकंड सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और थर्ड जो है आपका वो क्या है, सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? अब देखिए साथियों हम लोग बारी बारी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साथियों वो हम लोग क्या लेंगे, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब देखिए साथियों इनको याद रखने का तरीका क्या है, मैं कुछ सब पॉइंट्स आपको यहां पर दूंगा और एग्जांपल दूंगा, आपको इसी तरीके से जो है याद रखना है और इसी तरीके से आपको दिमाग में रखना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों कि जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों, ऑलवेज सस्पिशियस। कैसे होते हैं साथियों, ऑलवेज सस्पिशियस। हमेशा ये लोग किस में रहते हैं साथियों, डाउट में रहते हैं। हमेशा किस में रहते हैं, ये डाउट में रहते हैं। और एक्सेसिव जो है क्या होते हैं साथियों, सेंसिटिव। एक्सेसिव सेंसिटिव, ये इतने सेंसिटिव होते हैं साथियों कि कभी भी अपनी क्रिटिसिज्म को ये सहन नहीं कर पाते और इतने सेंसिटिव होते हैं कि हल्के से छोटी मजाक का भी ये क्या कर लेते हैं साथियों, बुरा मान जाते हैं। क्या करते हैं, छोटी से छोटी मजाक को
बुरा मान जाते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं आपकी मे गेट ऑफेंडेड बाय इवन जोक्स। छोटे से छोटे हंसी मजाक पे भी ये क्या कर लेते हैं साथियों, बुरा मान जाते हैं, उस चीज को दिल पे जो है ले लेते हैं। और हमेशा क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज डाउटफुल या दे ऑलवेज कीप डाउट ऑन मोटिव ऑफ अदर्स। बड़े विचित्र टाइप के लोग होते हैं। अगर मान लीजिए ये बैठे हैं घर के अंदर, सामने वाला अगर उठ के भी जो है, मान लीजिए वो पानी पीने भी गया या वॉशरूम भी गया, तो भी ये कह देंगे देखो ये मेरे को मारने की प्लानिंग करने के लिए जा रहा है, या ये फिर कोई घातक हथियार लेने के लिए जा रहा है, ये मुझे अभी मार देगा, ये क्या कर देगा, मुझे अभी मार देगा। कहने का मतलब बहुत डाउट पे रहते हैं ये लोग, आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। हमेशा जो है ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो कि किस पे बेस्ड हो, कॉन्स्पिरेसी बेस्ड बुक हो, या जो जासूसी उपन्यास, कहने का मतलब क्या पढ़ते रहते हैं सारा दिन, ये जासूसी उपन्यास पढ़ते रहते हैं हमेशा, कॉन्स्पिरेसी वाली जो हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। अपनी जो बुराई है वो ये लोग नहीं सुन सकते। डोंट टॉलरेट क्रिटिक्स या क्रिटिसिज्म, अपनी छोटी सी बात को भी जो है उसके लिए आपसे अड़ जाएंगे। ये अपनी जो क्रिटिसिज्म है वो सहन नहीं कर पाते। इसके अलावा बड़ी खास बात इनमें और होती है, कीप ग्रूजेज। क्या करते हैं ये, कीप ग्रूजेज। ये लोग बातों को दिल में दबा के रखते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो कि पैरानॉइड पर्सनालिटी से सफर कर रहा है, तो साथियों ये क्या करते हैं, उचित मान लीजिए आपने उसको कुछ कह दिया या आपने उससे कोई मजाक कर लिया, वो ऐसा मजाक जो कि इसको बुरा नहीं लगा, तो ये क्या करते हैं साथियों, ग्रूजेस रखते हैं। ग्रूजेस का मतलब होता है साथियों बदला लेने की भावना रखते हैं हमेशा। ऐसे लोग बातों को दिल में दबा के रखते हैं और राइट टाइम आने पर आपसे जो है क्या करेंगे, बदला निकालेंगे। इसलिए मैंने लिखा है साथियों कि बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, हमेशा जो है डाउट में रहते हैं, हमेशा जो है जासूसी बुक्स पढ़ते रहते हैं या कॉन्स्पिरेसी वाली बुक्स जो है ये पढ़ते रहते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इंपॉर्टेंस टू सेल्फ, खुद की जो है बहुत ज्यादा वैल्यूज करते हैं। और बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बहुत डाउट में रहते हैं ये लोग। आपको पैरानॉइड पर्सनालिटी को देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ यार ये बंदा पैरानॉइड है। सपोज ये कोई क्लाइंट है, आपको आके बोलता है कि सर मेरी बीवी मुझे मारने की प्लानिंग कर रही है, और मेरी बीवी के साथ साथ मेरी जो मदर है वो भी इस काम में शामिल है। वो सब लोग जो है, मान लीजिए इसकी वाइफ और इसकी जो मदर है वो अगर घर की कोई बात कर रही है, तो भी ये लोग क्या कहेंगे आपसे, देखो साहब मेरी माँ और मेरी वाइफ जो है मुझे मारने की प्लानिंग कर रही है। कहने का मतलब ये लोग हमेशा दूसरों के मोटिव पे जो है डाउट करते हैं। सपोज अगर आप इनसे मिलने भी चले गए तो ये यूं कह देंगे कि साहब ये देखो आप भी शामिल हो इस खेल में, मेरी बीवी और मेरी मदर तो थे, अब आप भी जो इस खेल में शामिल हो गए हो। तो कहने का मतलब ये लोग सब पे डाउट करते हैं, हमेशा दूसरों के मोटिव पे डाउट करते हैं, हमेशा अपने दिमाग में डाउट रखते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्रिटिसिज्म इनसे सहन नहीं होता। अगर आप छोटी सी बात पे भी इनका अपोज कर दोगे, वो चीज भैया इनसे सहन नहीं होगी, ये आपके गले पड़ जाएंगे। इसके अलावा जासूसी बुक्स पढ़ते रहते हैं, बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये सब के सब किसके अंदर आता है साथियों, पैरानॉइड पर्सनैलिटी में आता है, जहां पर आदमी क्या करता है, इंडिविजुअल हमेशा डाउट में रहता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी मजाक पे भी जो है आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने के साथ साथ उन पर्टिकुलर बातों को दिमाग में भी रखते हैं, और सही समय आने पे ये लोग आपसे वापस बदला भी निकालते हैं। ये उस टाइप के लोग होते हैं। ऑलवेज कीप डाउट ऑन मोटिव ऑफ अदर्स, दूसरों के मोटिव पे हमेशा क्या करते हैं भाई, डाउट करते हैं। अगर आप इनसे मिलने भी चले गए तो आप भी इनके जो है शक के घेरे में आ जाएंगे। डोंट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, अपनी जो है छोटी सी भी मजाक पे ये बुरा मान जाएंगे, और क्या करेंगे, अपनी जो क्रिटिसिज्म है उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये अपनी बुराई को सहन नहीं कर पाते, ये लड़ने को आतुर रहेंगे आपसे अगर आपने हल्की सी भी इनकी बुराई कर दी तो। अच्छा, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग,
हम ही हैं साहब, अहम ब्रह्मास्मि। कैसे टाइप के लोग होते हैं? अहम ब्रह्मास्मि टाइप के लोग होते हैं। मैं तो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, वो वाली फीलिंग होती है इनके अंदर, मैं ही हूं सबसे बड़ा, या मैं ही सही हूं। क्लियर? इसके अलावा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर क्या करते हैं साथियों? बिलीव करते हैं इस टाइप के लोग। क्लियर? तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई पैरानॉइड पर्सनालिटी में क्या होता है। आदमी हमेशा सस्पिशियस रहेगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, छोटी से छोटी बात पे गुस्सा हो जाएगा, अपनी क्रिटिसिज्म को जो है सहन नहीं कर सकते, और ये जो है ग्रूजेस रखते हैं, मतलब बदला लेने की भावना रखते हैं। अगर आपकी किसी बात से ये आत हो गए तो इन फ्यूचर जब भी इनको टाइम मिलेगा ये आपसे ढंग से जो है बदला लेंगे। ये वो टाइप के लोग होते हैं, माँ का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। हाँ, तो ये उस टाइप के लोग हैं भाई, तो ध्यान रखना, ऐसे लोगों से अपने दूरी रखनी अच्छी है। अच्छा, ये तो हो गया साहब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनका इलाज क्या क्या है, कैसे इनको ठीक किया जाए? तो देखिए साथियों, इसके मामले में जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है वो सबसे बढ़िया क्या है? साइकोथेरेपी, बीटी और सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। इसके अलावा यहां पर जो है हम लोग एंटी साइकोटिक भी दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक भी दे सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर हम लोग जो है बेंजोडाइजेपिन्स भी इन क्लाइंट को जो है हम लोग दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरानॉइड पर्सनैलिटी। पैरानॉइड पर्सनैलिटी के बारे में आपको अच्छे से आप देख चुके हैं, कैसे क्या होते हैं, सेंसिटिव रहेंगे, दूसरों के मोटिव पर डाउट करेंगे, क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाएंगे, और इन लोगों का जो है भैया ट्रीटमेंट क्या है? साइकोथेरेपी और एंटी साइकोटिक। मोस्टली जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर साथियों, उन सब के अंदर मेजर ट्रीटमेंट आपका यही चलेगा, या तो साइकोथेरेपी या एंटी साइकोटिक या एंटी जो है एंजाइटी ड्रग जो है इनको दी जाएगी। क्लियर? अगली पर्सनालिटी देख लेते हैं साथियों, लगे हाथ। तो ये तो आपको याद रहेगी पैरानॉइड। अगली है साथियों सीजोइड, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसको हम लोग देख लेते हैं भाई। तो इनको आप ऐसे याद रखें साथियों, सीजोइड कौन से होते हैं? थोड़े से शर्मिले टाइप के लोग होते हैं, या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं। ज्यादा ये लोग किसी से घुलते मिलते नहीं है, और ज्यादातर अपना हर काम जो है क्या करते हैं? अकेले ही करते हैं। ज्यादातर अपना हर काम अकेले ही करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्रीफर सॉलिटरी एक्टिविटीज, प्रीफर सॉलिटरी एक्टिविटीज। ये लोग अपना ज्यादातर काम खुद ही करते हैं अकेले, इनको किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं रहता है, ये लोग अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। लोस्ट इन डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी, लोस्ट इन डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी, अपनी ही दुनिया में ये खोए रहते हैं। इमोशनली बहुत कोल्ड होते हैं, इमोशनली बहुत कोल्ड होते हैं, और दीन दुनिया से अलग थलग रहते हैं। दीन दुनिया से क्या रहते हैं ये लोग? अलग थलग रहते हैं। ज्यादा इनको फर्क दीन दुनिया से नहीं पड़ता। ये लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी जी चुके टाइप के लोग होते हैं। कोई इनकी तारीफ करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको जो है गाली गलौज कर दे इनसे, उनमें उसको भी जो है फर्क नहीं पड़ता। कोई तारीफ करे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई इनको क्रिटिसाइज करे तभी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल इनडिफरेंट रहते हैं तारीफ और क्रिटिक्स के मामले में, इनडिफरेंट टू प्रेज और सॉरी, कि भैया इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इनकी तारीफ कर लो चाहे आप इनको जो है गाली दे दो। ये अपने आप में बहुत शांत होते हैं, बाय नेचर शाई होते हैं, काफी ज्यादा शाई होते हैं। और कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? इंट्रोवर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो इंटरेस्ट होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज में वो भी बहुत कम होता है। लिटिल इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। ऐसे लोगों की शादी हो चाहे नहीं हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एकदम से सन्यासी टाइप जीवन होता है इनका, अलग थलग रहते हैं सोसाइटी से, ज्यादातर अपना कोई काम अलग ही करते हैं। इसके अलावा खास बात एक होती है कि ये लोग कभी भी अपनी प्लानिंग्स को जो है कभी दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अकेले ही लगे रहते हैं उस काम में। अमूमन होता क्या है कि कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो वो अपने यार दोस्तों के साथ में, अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने फैमिलीज के साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार ये मैं प्लानिंग कर रहा हूं करने की, या हम लोग ओपिनियन लेते हैं दूसरों से कि यार क्या किया जाए। लेकिन ये लोग कभी किसी से ओपिनियन लेना उचित नहीं समझते। इमोशनली बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कोई इनको गाली दे रहा है कोई इनकी तारीफ कर रहा है, ये चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। मींस ये उस टाइप के लोग होते हैं एकला चालो रे,
किस टाइप के लोग होते हैं मेरे भाइयों? ये एकला चालो रे, एकला चालो रे, अकेले चलो, बस अकेले चलो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनके साथ खड़ा है, कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। अपनी प्लानिंग्स के अंदर ये खोए रहते हैं, एक के बाद एक, ये इस तरीके से अपनी जो प्लानिंग है वो किए रहते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द शिजोइड पर्सनैलिटी। जैसा कि आपको नाम से क्लियर है, शिजोइड, यहां से आप निकाल लीजिए SCH यानी शाई, शाई टाइप के लोग होते हैं, शर्मिले टाइप के लोग होते हैं। अब शर्मिला होगा तो जाहिर सी बात है कैसा होगा? कम बोलेगा, प्रीफर सॉलिटरी एक्टिविटीज, अकेले रहेंगे, सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे, लॉस्ट इन डे ड्रीमिंग्स एंड फैंटेसी। इमोशनली कैसे रहेंगे साथियों? कोल्ड रहेंगे और डिटैच रहेंगे। इमोशनली कोल्ड एंड डिटैच का मतलब क्या हो गया? दीन दुनिया से बेखबर रहेंगे ये लोग, दीन दुनिया से बेखबर रहेंगे। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनकी तारीफ कर दीजिए या इनकी बुराई कर दीजिए, दे आर वेरी इंडिफरेंट टू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, कोई फर्क नहीं पड़ना इन्होंने। ये मैंने बताई दिया आपको, शाई होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं, साथ ही साथ लिटिल इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर भी इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। और ये मोस्टली उस टाइप के लोग होते हैं एकला चालो रे। कैसे टाइप के लोग होते हैं? एकला चालो रे। और इन लोगों का जो है क्या होता है साथियों, इनका कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं हो, इनका कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होता है, क्योंकि इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ना तो ऑपोजिट सेक्स में और ना ही किसी और चीज में। ये अपनी दीन दुनिया में मस्त रहते हैं, इनका हो चुका। मतलब कहने का मतलब, ये कैसी लाइफ जीते हैं भाई? एक तरीके से सन्यासी जीवन जीते हैं। ये कैसी लाइफ जीते हैं? एक तरीके से सन्यासी जीवन। हार्ड लाइनर होते हैं, जिस काम के पीछे पड़ जाए उस काम को करके मानते हैं। सीजो टाइप के लोग, शर्मिले टाइप के लोग। अब देखिए साथियों, यहां पर मैं अगर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात करूं तो यहां पर भी जो ट्रीटमेंट है वो वही रहेगा, साइकोथेरेपी। ट्रीटमेंट क्या आ जाएगा? साइकोथेरेपी एंड एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक। इसके अलावा कई बार यहां पर जो है साथ में एंटी डिप्रेसेंट भी दिया जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों में चांसेस होते हैं कि आगे जाकर डिप्रेशन डेवलप हो जाए, क्योंकि ये लोग हमेशा क्या रहते हैं? अकेले रहते हैं और सॉलिटरी एक्टिविटीज करते हैं। तो यहां पर चांसेस बनता है कि ये लोग जैसे सोसाइटी से डिटैच रहते हैं, तो यहां पर इनमें आगे जाकर डिप्रेशन जो है डेवलप होता है। कहीं ना कहीं रूट कोज में इस टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप होने में डिप्रेशन मेजर कोज होता है। क्लियर? तो इसलिए ऐसे लोगों को जो है हम लोग एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ शिजोइड पर्सनैलिटी। The first choice is psychotherapy, second choice is antipsychotic, and the third choice is antidepressant may be prescribed in case of depression. Clear? तो दो टाइप की पर्सनैलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लस्टर ए के अंदर। सबसे पहली तो है पैरानोइड, दूसरी है शिजोइड। नेक्स्ट टाइप की जो पर्सनैलिटी है उसको साथियों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट टाइप की जो पर्सनैलिटी है साथियों वो है आपकी शिजोटाइपल पीडी। शिजोटाइपल पीडी। शिजोटाइपल पीडी के अंदर क्या होता है साथियों? ये बड़े विचित्र टाइप के लोग होते हैं। मींस जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, उस टाइप के लोग होते हैं। इनकी कल्पनाओं का कोई पार ही नहीं होता है। सपोज आप इनसे मिलने गए और आप लोग बैठे हो, बैठे बैठे ही अचानक से आपसे बोले कि यार सोचो अगर डायनासोर दुनिया में वापस आ जाए तो, डायनासोर अगर दुनिया में वापस आ जाए तो, या फिर अगर ऐसा हो जाए कि भाई मैं यहां से बैठे बैठे जो है किसी मंगल ग्रह पे जाके रहने लग जाऊं और वहां जाके मैं जो है कुछ और पढ़ाई कर लूं या कुछ और कोर्स कर लूं, या फिर आपसे यूं कहेंगे यार चलो बैठो और बैठे बैठे ये सोचो कि अगर मान लीजिए सपोज आपके सींग उग जाएं, फिर अगर आपके सींग उग जाएं फिर, या बैठे बैठे आपके पूंछ निकल आए, या आपकी नाक जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, कान आपके हाथी जैसे हो जाए। कहने का मतलब साथियों, इन लोगों की जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है? मैजिकल थिंकिंग होती है। कैसी होती है? मैजिकल थिंकिंग होती है। बहुत अलग टाइप की थिंकिंग होती है। ऑड, बिल्कुल ऑड टाइप की जो है इनकी थिंकिंग होती है। ऑड और एसेंट्रिक टाइप की, मींस खुद पे सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड ऑड थिंकिंग होती है। इसके अलावा दे यूज स्ट्रेंज वे, बहुत अलग टाइप से बात करेंगे ये, स्ट्रेंज वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेंज वे ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। अजब गजब भाषा यूज करेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। मींस इफ द क्लाइंट इज ए स्मोकर
और वो दुकान पे जाके बोलेगा कि अमूमन लोग क्या बोलते हैं कि जस्ट गिव मी ए सिगरेट, बट ये लोग क्या बोलेंगे, अजीब ढंग से बोलेंगे उसको, प्योरली हिंदी में ट्रांसलेट करके कि एक श्वेत धूम्रपान दंडिका दीजिए, या रेलगाड़ी के लिए यूज करेंगे लौह पदगामिनी, है ना। तो कहने का मतलब बड़े अजीब से ये वर्ड यूज करते हैं, पेक्युलर वर्ड यूज करते हैं, जो कि समझना उनके लिए जो है मुश्किल होता है, समझना उन वर्ड्स को जो है मुश्किल होता है किसी कॉमन मैन के लिए। तो इस तरीके से जो इनकी थिंकिंग कैसी होगी, ओड होगी, ओड यानी विचित्र, मतलब जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली सिचुएशन होती है कि आप जो है सोच नहीं पाओगे कि आदमी यार बैठे बैठे ये सोच रहा कि सपोज आपका नाक जो है लंबा हो जाए, आपके कान हाथी जैसे हो जाए, आपके चेहरे पे सींग उग जाए, है आपके पूंछ उग जाए, है ना, या आपका एक शोल्डर इस तरीके से, एक शोल्डर बिल्कुल यूं हो जाए, आप इस तरीके से गर्दन आपकी 180 डिग्री पे घूम जाए। मैजिकल थिंकिंग होती है, मतलब कुछ भी सोचते हैं ये लोग, कुछ भी सोच लेते हैं ये लोग। इनके अलावा इनमें साथ साथ हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलेगा। बहुत अजीबोगरीब ढंग से ये आपसे जो है कम्युनिकेट करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे लोगों का कोई भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है। देयर इज लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, मतलब फेंकू टाइप के लोग होते हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनका कोई भी जो है क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है। कुछ देर के लिए लोगों से मिलेंगे, उसके बाद ये अपने में ही व्यस्त हो जाते हैं। इनकी जो थिंकिंग है वो किसी और लेवल पे ही चलती है, और इसीलिए ऐसे लोगों का साथियों कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं बनता है। सब लोग कहते हैं ये तो फेंकू है, या जाहिर सी बात है ये लोग कम्युनिकेशन कैसा इस्तेमाल करते हैं साथियों, बहुत स्ट्रेंज टाइप के जो वर्ड्स हैं वो यूज करते हैं, इसीलिए इनको समझना मुश्किल हो जाता है। इनकी जो सोच है वो बहुत ही अलग लेवल पे चलती है। सपोज ये आपसे बैठे बैठे कहेंगे कि आप और हम बैठे हैं, एकदम से ऊपर से डायनासोर आए, या मान लीजिए एलियन आए, और वो आपकी खोपड़ी को खोल के आपका दिमाग निकाल के अपने साथ ले जाए, और वहां आगे जाकर किसी और के दिमाग में ये जो है फिट कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं। लेकिन ये लोगों की थिंकिंग में यही सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, और इन्हीं को बोलते हैं साथियों सीजोटाइपल पीडी। बड़ा मुश्किल होता है इनको समझना, इनकी बातों को समझना, बहुत विचित्र टाइप के होते हैं, बहुत मैजिकल इनकी थिंकिंग होती है, बहुत ऑड इनकी जो है थिंकिंग होती है। और वैसा ही इनका क्या होता है, बिहेवियर, ऑड थिंकिंग एंड बिहेवियर। नाचते गाते झूमते मिलेंगे ये आपको हमेशा, बहुत अजीबोगरीब ढंग से पेश आते हैं लोगों के साथ में। इनके साथ साथ इनमें हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इनके जो क्लोज रिलेशनशिप है वो किसी के साथ भी नहीं होते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इनकी क्रिटिक्स कर देते हो, या अगर आप इनको जो है कुछ कह देते हो, तो ये जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव साइकोटिक फीचर्स शो करते हैं, एक्सेसिव साइकोटिक फीचर शो करते हैं ये लोग, अगर आप इनकी क्रिटिक्स करते हो तब। मींस अपनी जो क्रिटिसिज्म है ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं, जरा सी बात पे गुस्सा होंगे, और एक्सेसिव जो है वॉयलेंट होने, मतलब जो है अचानक से जो है क्या हो जाएंगे साथियों, वॉयलेंट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो है क्रिटिक्स बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। अब साथियों यहां हम लोग बात करें इनके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में वापस वही आपका साइकोथेरेपी, एंटीसाइकोटिक, किसको कंट्रोल करने के लिए, साइकोटिक फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए, साइकोटिक फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ यहां जो है वॉयलेंसी को बचाने के लिए या वॉयलेंसी कम करने के लिए बेंजोडाइजेपिन भी हम लोग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन भी हम लोग दे सकते हैं। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। सीजोटाइपल के अंदर जो है साथियों कौन कौन से ये जो है सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मैजिकल थिंकिंग होगी, ओड थिंकिंग होगी, और बिहेवियर भी इनका कैसा होगा, स्ट्रेंज होगा। इनके कम्युनिकेशन करने का तरीका भी जो है बड़ा अजीबोगरीब होगा। सोच जो है इनकी वो बड़ी अजीब होगी कि भाई क्या होगा, डायनासोर अगर वापस आ जाए तो कोई एलियन ऊपर से नीचे आके तुम्हारा दिमाग निकाल के किसी और के जो है माइंड में फिट कर दे, या किसी और के जो है स्कल में फिट कर दे। इसके अलावा इनमें हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ एक्सेसिव साइकोटिक फीचर्स देखने को मिलते हैं साथियों, जब आप इनकी कोई जो है बुराई करते हो, या जब आप इनको जो है क्रिटिक्स करने का काम करते हो। इन दैट केस दे शो एक्सेसिव वॉयलेंट बिहेवियर और एक्सेसिव साइकोटिक फीचर्स। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा साथियों, यहां पर इनका देखिएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा साइकोथेरेपी और एंटीसाइकोटिक, और साथ ही साथ हम लोग जो है बेंजोडाइजेपिन भी इनको दे सकते हैं। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। अब देखिए साथियों, ये तो हो गया आपका क्लस्टर ए, जिसके अंदर हमने 3 टाइप के जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा है पैरानोइड पीडी, सेकंड सिजोइड पीडी, और थर्ड है सीजोटाइपल पीडी। अब देखिए साथियों, अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं क्लस्टर बी के अंदर,
किसमें एंटर करने जा रहे हैं, क्लस्टर बी के अंदर। और क्लस्टर बी के अंदर देखिए साथियों कौन कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं। इसमें सबसे पहला पर्सनालिटी डिसऑर्डर है हिस्ट्रियोनिक पीडी। सबसे पहला कौन सा है क्लस्टर बी के अंदर, हिस्ट्रियोनिक पीडी। हिस्ट्रियोनिक पीडी या हिस्टेरिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्या कहेंगे, हिस्टेरिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसको हम लोग साथियों जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिस्ट्रियोनिक या किन में डेवलप होता है, ऐसे पेशेंट जिनमें हिस्टीरिया होता है। जिन लोगों की पर्सनैलिटी हिस्ट्रियोनिक होती है साथियों, उनमें आगे जाकर हिस्टीरिया जो है डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जो कि एक तरीके से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। होता क्या है इनके अंदर साथियों कि कोई भी साइकोलॉजिकल एंजाइटी या स्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर ये लोग क्या करते हैं, फिजिकल सिम्टम शो करते हैं। सपोज है कोई बच्चे का एग्जाम आ गया है बिना उसकी तैयारी के, उस कंडीशन में एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से क्या होगा साथियों, हो सकता है वो सीजर के सिम्टम शो करे, या हो सकता है कि उसको डायरिया हो जाए। कहने का मतलब एंजाइटी तो किसकी है, एग्जाम की है, लेकिन सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, फिजिकल जो है सिम्टम्स आ रहे हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। और ये जो है किसके अंदर देखने को मिलता है साथियों, ये जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस हिस्ट्रियोनिक की। तो देखिए साथियों, ये जो लोग होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, अटेंशन सीकर। कैसे होते हैं, अटेंशन सीकर। ये हमेशा जो सेंटर ऑफ फोकस बने रहना चाहते हैं। हमेशा इनका टारगेट क्या रहता है, सेंटर ऑफ फोकस, बीइंग सेंटर ऑफ फोकस। हमेशा ये जो है सेंटर में रहना चाहते हैं। ये लोग यूं चाहते हैं कि हमेशा लोग इनको अटेंशन दें, लोगों का फोकस इनके ऊपर रहे, इसीलिए हरकतें भी वैसी करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जो कपड़े पहनेंगे तो कैसे पहनेंगे, तड़क भड़क वाले कपड़े पहनेंगे। कपड़े कैसे पहनेंगे, तड़क भड़क वाले या चमकीले टाइप के, चमकीले टाइप के कलर कपड़े पहनेंगे, जो कि लाइट में और ज्यादा जो है तड़क भड़क दिखे, और ज्यादा जो है वो चमके। अटेंशन सीकर होते हैं, ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान जो है इनकी ओर रहे, या फिर मैं यूं कहूं तो इनको नौटंकीबाज कह सकते हैं। ये नौटंकीबाज टाइप लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं, नौटंकीबाज टाइप लोग होते हैं। सब कुछ बिज़ेर होता है, एवरीथिंग इज बिज़ेर। इनका उठना बैठना चलना खाना पीना पहनना सब कुछ कैसा होता है, एवरीथिंग इज बिज़ेर टू गेट अटेंशन, टू गेट अटेंशन। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को सेंटर में बनाए रखने के लिए कुछ भी हरकत कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में खड़े हैं, सब लोग अपना एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत विचित्र ढंग से जो है बात करेंगे, बहुत ज्यादा लाउडली बात करेंगे ताकि लोग इनकी ओर अटेंशन दे। या फिर मान लीजिए ये लोग पार्टी के अंदर, एक प्रोफेशनल पार्टी है जिसमें सब लोग अच्छे से तैयार होकर आए हैं प्रोफेशनल सूट बूट के साथ में, लेकिन ये लोग जो है बिल्कुल अजीबोगरीब कपड़े पहन के जो है उस पार्टी में आएंगे ताकि सब लोग इनको इनकी ओर देखें। या फिर इनकी हरकतें इस तरीके की होती है कि उछलते कूदते जंप करते हुए चलेंगे ताकि लोग इनको नोटिस करें। पर ऐसा करने से इनको क्या होता है, इनको बेनिफिट होता है। इनको क्या होता है, बेनिफिट होता है। प्राइमरी बेनिफिट तो क्या होता है, ये लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सक्षम हो जाते हैं। लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में ये सक्षम होते हैं। दूसरा, लोगों को जो है सिंपैथी इनको जो है गेन होती है। लोगों की सिंपैथी इनको जो है गेन होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है जो कि क्या है, उसके एग्जाम आ गए हैं और उसकी जो है पढ़ाई अभी तक हो नहीं पाई है। तो ऐसे में क्या हो सकता है वो डायरिया डेवलप कर ले, या उसको जो है क्या आ जाए, सीजर आ जाए। क्या आ जाए, सीजर आ जाए। तो ऐसे लोगों को दो बेनिफिट होते हैं। प्राइमरी बेनिफिट तो क्या होता है साथियों कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सेंटर ऑफ फोकस बने रहते हैं। दूसरा उनको बेनिफिट क्या होता है साथियों, इनको जो है सिंपैथी गेन होता है। इनको क्या होता है, सिंपैथी गेन होता है। तो प्राइमरी बेनिफिट में तो क्या होता है, अटेंशन सीकर, अटेंशन जो है इनको मिलता है, जिसकी वजह से इनकी जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट या जो एंजाइटी है वो कैसी हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। और सेकेंडरी इनको जो है लोगों की सिंपैथी मिलती है। मदर फादर सब कहेंगे अरे नहीं भाई ये तो बीमार हो गया, इसको डायरिया हो गया है, तो एग्जाम बेटा अपने अगले साल देना, इस साल रहने दो, या इस बार जो है आप एग्जाम रहने दो। इस तरीके से इनको जो है डुअल बेनिफिट होता है। और ऐसे लोगों में आगे जाकर क्या डेवलप होता है साथियों, हिस्टीरिया, जो कि एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। जो कि क्या है, एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम लोग साइकियाट्री में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो है आपको ये याद रखना कि नौटंकीबाज टाइप लोग होते हैं, कुछ भी करते हैं ये लोग। साथ ही साथ ये लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का भी काम करते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं ये लोग। क्या करते हैं, इमोशनल
ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं। क्लियर? सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिस्ट्रोनिक पीडी। क्या क्या है? अटेंशन सीकर होते हैं, ये चाहते हैं कि लोगों का अटेंशन इनकी ओर बना रहे, हमेशा सेंटर ऑफ फोकस में बने रहना चाहते हैं, तड़क भड़क वाले चमकीले कपड़े पहनेंगे, नौटंकीबाज टाइप लोग होते हैं, सब कुछ इनका इतना बिजेर होता है ये अटेंशन लेने के लिए। इसके साथ साथ रेकलेस ड्राइविंग करते हैं ये लोग। कैसी ड्राइविंग करते हैं? रेकलेस। नहीं देखा होगा आपने सड़कों पे जब कुछ लोग चलते हैं, बाइकर्स, बड़े बड़े बाल, ना नहाए हुए ना धोए हुए, स्टंट करते हुए चलते हैं, यूं गाड़ियों को लहराते हुए चलते हैं। बगल में अगर कोई लड़की मान लीजिए उस रोड से गुजर रही है तो इनका जो लहराना और भी जो है अलग हो जाता है। इस तरीके से बिल्कुल यूं नागिन बन के चलते हैं लहराते हुए। कई बार जो है इनके साथ अच्छा भी होता है, घुटने इनके छिल जाते हैं। क्या छिल जाते हैं? घुटने। भाई आप स्टंट करोगे तो जाहिर सी बात है घुटने छिलेंगे। तो खासकर अगर मान लीजिए रोड पे कोई लड़की जा रही है तो उसका अटेंशन पाने के लिए इनके जो है, इनका जो लहराना है या इनका जो बल खाना है वो और ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ऐसे में फिर क्या हो जाता है? इनके गोडे छिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको जो है नुकसान भी हो जाता है अटेंशन सीकिंग प्रोसेस के दौरान। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्रोनिक पीडी। यहां पर भी देखिए साथियों, ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट क्या दोगे साथियों आप इनको? ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट वही है, साइकोथेरेपी। जैसा कि आपको मैंने लेक्चर के इनिशियल में बता दिया कि मेजरली जो पर्सनैलिटी आपके डिसऑर्डर हैं उन सबके साथ में ट्रीटमेंट आपको यही देखने को मिलेगा, साइकोथेरेपी और इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट। और क्या देंगे साथियों इनको? एंटी डिप्रेसेंट देने का काम करेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी। अटेंशन सीकर के नाम से आपको याद रखना है, या तड़क भड़क चमकीले कपड़े पहनने वाले, है ना, बाइक पे स्टंट करने वाले, ये टाइप के जो लोग होते हैं दे आर हिस्ट्रोनिक। दे आर हिस्ट्रोनिक। और डुअल बेनिफिट उनको होता है। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि सिंपैथी गेन होती है और उनकी जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है वो भी क्या हो जाती है? रिजॉल्व हो जाती है। इसी को बोलते हैं साथियों हिस्ट्रोनिक पीडी। अगला जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साथियों क्लस्टर बी के अंदर वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एग्जाम के अंदर कई बार जो है देखिए साथियों क्वेश्चन कैसे आता है आपके कि पर्टिकुलर किसी एक पर्सनैलिटी के ट्रैक के ऊपर आपको कंडीशन दे दी जाएगी और उसमें आपको जो है अब क्वेश्चन बनाया जाएगा उस पर भाई हाँ इसमें जो है पर्टिकुलर जो पर्सन है वो कौन सी पर्सनैलिटी से सफर कर रहा है। जैसे मान लीजिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, तो इसके लिए जो है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा साथियों कि मान लीजिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे कि जीवन एक ऐसा क्लाइंट जिसने कि अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल मानता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? दैट इज नार्सिसिस्टिक, दैट इज पैरानोइड, दैट इज हिस्ट्रोनिक और दैट इज नन ऑफ देम। तो ऐसे टाइप के लोग, जैसा कि आपको पता है कि नार्सिसिस्टिक पीडी के अंदर क्या होता है साथियों, ये वो लोग होते हैं साथियों जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी खास किया नहीं होता है फिर भी अपने आप को बहुत ज्यादा जो है स्पेशल मानते हैं। तो यहां पर एक चीज आप पहले लिख लीजिएगा, ये वो लोग होते हैं साथियों जो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए इनमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है, इसीलिए इनमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल मानते हैं, चाहे लाइफ में इन्होंने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, फिर भी भाई साहब मैं तो मैं ही हूं, मैं तो मैं ही हूं, उस टाइप के ये लोग होते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल मानते हैं। और साथ ही साथ इनकी ये सोच होती है बिलीफ अबाउट सेल्फ, बिलीफ अबाउट बीइंग स्पेशल एंड इंटेलिजेंट। अपने आप को इंटेलिजेंट भी बहुत मानते हैं ये लोग, स्पेशल एंड टैलेंटेड। आता जाता कुछ नहीं हो चाहे लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड मानते हैं। अरे भाई साहब मेरे से बढ़िया तो कोई टैलेंट वाला बंदा ही नहीं है। अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड मानते हैं। क्या मानते हैं? अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड मानते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा जो है स्पेशल मानते हैं। अब जाहिर सी बात है जब ऐसे लोगों की आप बुराई करोगे या कुछ क्रिटिसाइज करोगे इन लोगों को, वेरी पुअर टॉलरेंस टू, वेरी पुअर टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म, वेरी पुअर टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म। अपने आप की बुराई बिल्कुल भी ये सुन नहीं सकते, है ना, अपने आप की बिल्कुल भी ये जो लोग हैं बुराई जो है बिल्कुल सुन नहीं सकते। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इनके अंदर देखने को मिलता है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल मानते हैं। अरे जो कुछ हूं बस मैं ही हूं, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं,
जो खुश हूं वो मैं ही हूं, उस टाइप के ये लोग होते हैं साथियों। देख लीजिएगा फिर से एक बार, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस, इसीलिए इनमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलेगा। अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल और टैलेंटेड मानने का काम करते हैं ये लोग। इसके अलावा पुअर टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म, पुअर टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म, अगर आप किसी भी हल्की सी बात पे भी अगर आप इनको क्रिटिसाइज कर दो, ये उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, ये आपसे लड़ने पे जो है उतारू हो जाएंगे। और इसीलिए इनका पुअर रिलेशन विद अदर्स रहता है हमेशा, पुअर रिलेशन विद अदर्स, इनका जो है कोई अच्छा जो है साथी नहीं बन पाता है। इनका जो रिलेशन है वो कैसा रहता है साथियों, हमेशा लोगों के साथ में पुअर रहता है। इस टाइप के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, नार्सिसिस्टिक। साथ ही साथ इनका जो सेल्फ एस्टीम वो कैसा रहता है, पुअर रहता है, बहुत ज्यादा ये जो है फ्रेजाइल होता है इनका जो सेल्फ एस्टीम सिस्टम है वो। तो देखिए साथियों, यहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है साथियों। एक तो ये लोग एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ये लोग इंपॉर्टेंस देने का काम करते हैं। इनमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनका जो सेल्फ एस्टीम होता है साथियों वो कैसा होता है, बड़ा पुअर होता है। इसके अलावा इनके जो रिलेशन लोगों के साथ में वो भी कैसे होते हैं, पुअर जो है रिलेशन होते हैं, लोगों के साथ में इनके अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं। और ये अपनी जो बुराई है या अपनी क्रिटिसिज्म है उसको सहन बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए साथियों, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के अंदर आपने वही लिखना है वापस, साइकोथेरेपी क्या देना है, साइकोथेरेपी आपने देना है। और साथ ही साथ आपने क्या देना है, एंटी डिप्रेसेंट, साथ ही साथ आपने क्या देना है साथियों, एंटी डिप्रेसेंट आपने भी इसमें जो है केस में देना है। दिस इज ऑल अबाउट द नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि क्लस्टर बी के अंदर सेकंड जो टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इनमें देखने को मिलती है। अपने आप को बहुत स्पेशल ये लोग मानते हैं, दूसरों को ये कुछ भी नहीं गिनते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये हमेशा दे रिजेक्ट टू अदर्स, दे रिजेक्ट टू अदर्स, दूसरों की किसी बात को ये लोग नहीं मानते हैं। दूसरों को हमेशा ये लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। हमेशा क्या कर देते हैं साथियों, दूसरों को हमेशा ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ये लोग जो है किसी और की बात नहीं मानते। क्लियर। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप का जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो कौन सा है क्लस्टर बी के अंदर, दैट इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या इनको हम लोग बोल सकते हैं इमोशनली, क्या बोल सकते हैं इनको, इमोशनल जो है अनस्टेबल पीडी। ये लोग कैसे होते हैं, इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल पीडी। ये बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं, मेंटल हेल्थ और ये कहने का मतलब मेंटल इलनेस होने ही वाली होती है इनमें, या कहने का मतलब ये है कि ये उस टाइप की पैथोजेनिक पर्सनैलिटी है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये लोग बिल्कुल बॉर्डर लाइन एरिया पे होते हैं, इस तरीके से ये लोग बिल्कुल बॉर्डर लाइन एरियाज पे होते हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि इमोशनली अनस्टेबल पीडी है ये लोग। कैसे हैं, इमोशनली अनस्टेबल पीडी है। ये लोगों का खास बात क्या होता है साथियों, कि या तो सॉरी छोटी सी बात को ये लोग इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगे या इतना बड़ा चढ़ा के करेंगे जैसे कि आज से पहले तो ये काम किसी ने किया ही नहीं है, या अपनी हर एक्टिविटी को ये साथियों इस तरीके से बताएंगे जैसे कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं हो, आज से पहले ऐसा हुआ ही नहीं हो। या फिर ये उस टाइप के लोग होते हैं जो कि कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, स्प्लिटिंग, जिसके अंदर या तो ऑल आर गुड या ऑल आर सेम, या तो सभी बंदे इनके लिए बहुत अच्छे हैं या सभी बंदे इनके लिए जो है बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो देखिएगा ये लोग कैसे होते हैं साथियों, वेरी मूडी, कैसे होते हैं साथियों, वेरी मूडी, बहुत ज्यादा ये लोग कैसे होते हैं साथियों, मूडी होते हैं। और इमोशनली कैसे होते हैं साथियों, अनस्टेबल, इमोशनली कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं ये लोग, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग। इसके साथ साथ इंपल्सिविटी भी होते हैं, या इंपल्स होते हैं ये लोग, इंपल्सिव, ये लोग क्या होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी जो है गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कोई भी काम जो है बहुत ज्यादा फटाफट ये लोग करते हैं, कोई भी काम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फटाफट करते हैं। इसके अलावा सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर रहता है इनका, कैसा रहता है, सेल्फ इंजूरियस
बिहेवियर, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर रहता है। साथ ही साथ किसी भी जो है रिलेशन के अंदर ये स्टेबलाइज नहीं रह सकते, नो स्टेबल रिलेशनशिप, नो स्टेबल रिलेशनशिप। इन लोगों के जो रिलेशन है साथियों, वो लोगों के साथ में लंबे नहीं चलते, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि या तो ये कोई चीज छोटी सी भी चीज होगी, बहुत बड़ा चढ़ा के ये लोग जो है करते हैं। सपोज अगर इनकी कोई महिला मित्र बन गई, पहले इसको समझ लीजिए फिर इसको एग्जाम्पल को लेते हैं। कैसे होते हैं साथियों ये लोग? वेरी मूडी, बहुत ज्यादा मूडी होते हैं ये लोग, कभी इधर गए कभी उधर गए, एक जगह टिक के ये लोग नहीं बैठ पाते, एक जगह ये जो लोग हैं वो स्टेबल नहीं रह पाते, इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, एक के बाद एक थॉट इनके दिमाग में चलता रहता है, या कहने का मतलब फ्लाइट ऑफ आइडियाज इनके दिमाग में होता रहता है। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, कभी रोएंगे तो कभी हंसने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, तुनक मिजाज टाइप के लोग होते हैं। इस तुनक मिजाजी के अंदर हो सकता है ये खुद को नुकसान भी पहुंचा ले। किसी भी टाइप का स्टेबल रिलेशन इन लोगों में देखने को नहीं मिलता है। इन लोगों के रिलेशन किसी के साथ भी ज्यादा देर अच्छे या ज्यादा देर जो है टिके हुए नहीं रह सकते। कारण क्या इसके पीछे? क्योंकि ये इमोशनली अनस्टेबल है। अब एक एग्जांपल लीजिए, सपोज मान लीजिए ये कोई एक क्लाइंट है जो कि किससे जूझ रहा है? बीपीडी से जूझ रहा है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है। अगर मान लीजिए इसकी कोई एक गर्लफ्रेंड बन गई, लकीली इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब देखिए साथियों, ये इस रिलेशन के अंदर इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे रोमियो जूलियट के बाद कोई पैदा हुआ ही नहीं है, सिर्फ ये भाई पैदा हुआ है। ये इस तरीके से शो करेगा अपनी किसी भी एक्टिविटीज को जैसे कि रोमियो और जूलियट के बाद में सिर्फ एक भाई साहब ही पैदा हुए हैं, इससे पहले तो दुनिया में कभी किसी ने किसी से प्यार किया ही नहीं है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के अपनी चीजों को पेश करना। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा जो है चीजों को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं और लोगों को लगता है कि देखने से ही लग रहा है कि भाई ये आदमी जो है दिखावा कर रहा है। भाई जीवन के अंदर सबको किसी न किसी से प्यार होता है। हम लोग अपने मदर फादर से प्यार करते हैं, जब हमारी महिला मित्र होती है मुझसे प्यार करते हैं, जब वाइफ बनती है तब मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन ये लोग तो भैया इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे इनके बाद दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं है प्यार करने वाला, सिर्फ सच्चा प्यार यही लोग करते हैं, बाकी तो सब दुनिया का दिखावा है। ये उस टाइप के लोग होते हैं क्योंकि इमोशनली काफी अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, ये फिर ज्यादा दिखावा भी इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा मतलब ये लोग वो होते हैं कि बीच सड़क में घुटनों के बल बैठकर जो है अपने प्यार का इजहार करते हैं ताकि दुनिया इनको देखे और सोचे कि बस वास्तव में सच्चा आशिक तो यही है। ये लोग सच्चा आशिक बनने की फिराक में रहते हैं हमेशा। इनको देख के लगेगा कि इनसे बड़ा तो कोई आशिक आज दिन तक पैदा ही नहीं हुआ है। लैला मजनू और रोमियो जूलियट के बाद में सिर्फ यही एक आदमी पैदा हुआ है। कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं साथियों? ऐसे ये जो आपके बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं उस टाइप के ये लोग होते हैं जिनके अंदर ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा मूडी होते हैं ये लोग, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्या करते करते ये जो है क्या करने लग जाए। बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, अगर आप इनको रोकने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करते हैं। इमोशनली बहुत ज्यादा ये जो है अनस्टेबल रहते हैं। इसके अलावा ये अगर आप इनको क्रिटिसाइज करोगे तो ये लोग जो है हो सकता है अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लें। आपने देखे होंगे प्यार में जो है इस तरीके से हाथ काटने वाले लोग, ये उसी टाइप के लोग होते हैं। और इनका रिलेशन भी जो है क्या होता है साथियों, लंबा नहीं चलता है। नो लॉन्गर रिलेशनशिप, नो लॉन्गर रिलेशनशिप। ऐसे लोगों का जो रिलेशन है कोई भी वो भी लंबा जो है नहीं चलता है क्योंकि दिखावा ज्यादा होता है, सच्चाई कम होती है। इन लोगों के साथ में दिक्कत ही है। क्लियर? तो कोई भी जो है लॉन्गर रिलेशनशिप इनके साथ में देखने को नहीं चलता है। अब रही बात ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट क्या क्या करोगे साहब? इनका भी ट्रीटमेंट वही है, साइकोथेरेपी, जैसा कि और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर है। साइकोथेरेपी दोगे, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट आप इनको दोगे। क्या दोगे? एंटी डिप्रेसेंट। ये सारी की सारी चीजें आप जो है इनको दोगे तो ये चीजें क्या कहलाएगी? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या होगा? जिसके अंदर क्लाइंट मूडी होगा, बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल रहेगा, सेल्फ इंजूरियस बिहेव शो करेगा, क्लियर, बहुत ज्यादा इंपल्सिव होगा और किसी भी लोगों के साथ में इनका रिलेशन स्टेबल नहीं होता, ये लॉन्गर नहीं होता। लेकिन ये अपने रिलेशन के बारे में बखान ऐसे करेंगे या ऐसा दिखावा करेंगे कि रोमियो जूलियट या लैला मजनू के बाद में यही एक सच्चा आशिक पैदा हुआ है, धरती की गोद फाड़ के या धरती का सीना चीर के।
क्लियर, ये उस टाइप के जो है लोग होते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइप की पैथोलॉजिक पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये लोग जो है क्या डेवलप करे, किसी भी टाइप का मेंटल डिसऑर्डर डेवलप करे। साथ ही साथ ऐसे लोगों में एक और चीज देखने को मिलती है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या है साथियों? एक तरीके की नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके अंदर क्या होता है साथियों, आदमी को ये लगता है कि या तो ऑल आर गुड, ऑल आर गुड, या तो सारे के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, या ऑल आर बैड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया के सारे आदमी अच्छे हो जाएं, या क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया के सारे आदमी बुरे हो जाएं? सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इन लोगों की जो सोच है वो ऐसी होती है कि भैया या तो मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं, या तो मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं, या मेरे लिए सारे के सारे क्या हैं, बुरे हैं। ये लोग उस टाइप के लोग होते हैं। कैसे होते हैं? उस टाइप के लोग होते हैं जिसमें या तो ऑल आर गुड या ऑल आर बैड। क्लियर? ट्रीटमेंट क्या देंगे? एंटी डिप्रेसेंट और साइकोथेरेपी ऐसे पेशेंट्स को हम लोग जो है देंगे। क्लियर? तो देखिए साथियों, यहां पर जो है 3 टाइप की पर्सनैलिटी हमने पढ़ ली है। सबसे पहली है हिस्ट्रियोनिक, दूसरी है हमने नार्सिसिस्टिक, थर्ड हमने देखी है साथियों बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस क्लस्टर बी के अंदर जो लास्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साथियों वो क्या है आपका? एंटी सोशल पीडी। कौन से टाइप की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है अगला? एंटी सोशल पीडी। ये वो लोग होते हैं साथियों जो कि समाज को हमेशा, समाज कंटक टाइप लोग। कौन से लोग? समाज कंटक टाइप लोग। ये लोग जहां भी रहते हैं दूसरे लोगों को दुखी करने का भी काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज हैव अनलॉफुल बिहेवियर। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को दुखी करने का काम करते हैं, समाज के नियमों को तोड़ने का काम करते हैं। इसके साथ साथ इन्हें कोई रिग्रेट नहीं होता है, नो रिग्रेट, नो रिग्रेट फीलिंग एंड नो गिल्ट फीलिंग। देखा होगा आपने सड़क पे चलते चलते कई लोग क्या होते हैं, मान लीजिए बेचारा कोई साइकिल वाला जा रहा है, ये बाइक पे 2 लोग हैं, बगल में से निकलते इन लोगों ने क्या किया, उस आदमी साइकिल वाले को थप्पड़ मार दिया और हंसते हुए चले गए। हालांकि ये चीज कैसी है? एंटी सोशल चीज है या एंटी सोशल एक्टिविटी है, लेकिन इन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग हमेशा समाज के नियमों के खिलाफ जाकर जो है काम करते हैं। जैसे सरकार बोलती है हेलमेट लगाना है, लेकिन ये जानबूझ के हेलमेट नहीं लगाएंगे। सरकार कहती है रेड लाइट जो है जंप नहीं करनी है, लेकिन ये लोग ट्रैफिक रूल्स को एवोल्यूशन करने में अपनी शान समझते हैं। ये उस टाइप के लोग होते हैं जो सरकार के नियमों को या समाज के नियमों को तोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ अमूमन ऐसे लोग कैसे होते हैं? सब्सटेंस एब्यूजर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये लोग सब्सटेंस एब्यूजर होते हैं। मोस्टली जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है उसके साथ साथ आपको ये सब्सटेंस एब्यूज भी जो है ऐसे क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देयर इज नो रिगार्ड्स ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स। ना तो ये दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, ना कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? एवोल्यूशन ऑफ राइट ऑफ अदर्स, एवोल्यूशन ऑफ राइट ऑफ अदर्स। ये लोग क्या करते हैं? दूसरों के जो नियम है, दूसरों के जो राइट हैं, उनको भी जो है क्या करते हैं साथियों? एवोलिश करने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये उस टाइप के लोग होते हैं जो रात को 10 बजे के बाद, मान लीजिए लिखा हुआ है कि भाई सोसाइटी में एंट्री नहीं है, तो ये लोग जानबूझ के हमेशा 10 बजे के बाद ही आएंगे। अगर सोसाइटी में लाउड म्यूजिक अलाउ नहीं है तो ये लोग रात को जो है 10 बजे के बाद ही गाना चलाएंगे, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी नहीं चलेगी। ये उस टाइप के लोग होते हैं जो किसी न किसी सब्सटेंस एब्यूज का, जैसे मान लीजिए संतरा का सेवन करके रात को 12 बजे फुल लाउड म्यूजिक पे जो है डांस कर रहे हैं, सोसाइटी के लोगों को जो है परेशानी उससे हो रही है, लेकिन ये लोग बंद नहीं करते हैं। इट मींस देयर इज एवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ अदर्स। और मान लीजिए रात को तो ये संतरा का जो है पान कर रखे थे, लेकिन सुबह जब आपने उठ के इनको बोला, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको जो है कोई भी रिग्रेट नहीं होता अपने इस एंटी सोशल एक्टिविटी के लिए। ये हमेशा अनलॉफुल काम करते हैं, जो काम समाज के नियमों के विरुद्ध है, ये लोग उसी काम को करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ट्रैफिक रूल जो है हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। हेलमेट ये लोग जो है यूज नहीं करते हैं। पुलिस अगर बोलती है कि रेड लाइट आपने जंप नहीं करनी है, तो जानबूझ के रेड लाइट जंप करेंगे। क्लियर? और इसके लिए इनको कोई मलाल भी नहीं होता है। और मोस्टली ये लोग कैसे होते हैं? सब्सटेंस एब्यूजर टाइप के लोग होते हैं। किसी न किसी टाइप के सब्सटेंस का ये लोग यूज हमेशा करते ही करते हैं। या ये वो लोग होते हैं जो मान लीजिए रात को ड्रिंक करके चौराहे पे जो बेचारे कोई लोग सो रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं।
ये उस टाइप के लोग होते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो समाज के लोग हैं वो तकलीफ ही उठाते हैं हमेशा, ये उस टाइप के लोग होते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है, ये लोग अभी कभी भी जो है इस तरीके से उस चीज के लिए रिग्रेट फील नहीं करते, कभी भी सॉरी फील नहीं करते। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी सोशल पीडी। ट्रीटमेंट आप इसका देख लीजिए, ट्रीटमेंट लगभग वही है। इसमें भी आप साइकोथेरेपी दोगे। क्या दोगे बेटा? आप साइकोथेरेपी दोगे। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में क्या दोगे? साइकोथेरेपी दोगे। साथ ही साथ क्या दोगे आप? एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट ऐसा माना जाता है कि किसी भी क्लाइंट के अंदर एंटी सोशल जो पर्सनैलिटी डेवलप होने के अंदर कहीं ना कहीं रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती है। क्या होती है? रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती है, जिस वजह से आदमी कैसा हो जाता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप कर लेता है। तो यहां पर भी हम लोग क्या देंगे साथियों? साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? तो क्लस्टर बी के अंदर ये साथियों देखिए 4 टाइप का जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला आपका हिस्टोनिक पीडी, दूसरा नार्सिसिस्टिक, तीसरा बॉर्डरलाइन और चौथा जो है एंटी सोशल। क्लियर? उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं साथियों अगला जो क्लस्टर है, क्लस्टर सी। क्लस्टर सी, इस क्लस्टर सी के अंदर जो है साथियों कौन कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आएंगे? तो मेजरली यहां पर क्लस्टर सी के अंदर साथियों 3 टाइप के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो आएंगे। सबसे पहला है जिसमें एवॉइडेंट पीडी, एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसा कि आपको इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा साथियों, ये लोग एवॉइडेंट टाइप के लोग होते हैं। एवॉइडेंट का मतलब ये होता है साथियों कि ये लोग दूसरों को अवॉइड करते हैं, दूसरों को अवॉइड करते हैं। जैसे एक तो आपने देखा था क्लस्टर ए के अंदर सिजोइड पर्सनैलिटी। सिजोइड में क्या होता है साथियों कि ये लोग किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, मोस्टली जो है ये सॉलिटरी एक्टिविटीज करते हैं, एकला चालुए टाइप लोग होते हैं। अब एकला चालुए लोग ये भी होते हैं, एवॉइडेंट भी ऐसे ही होते हैं, ये लोग दूसरों को अवॉइड करते हैं। लेकिन इनमें और सिजोइड में फर्क क्या होता है साथियों? सिजोइड के अंदर तो आदमी लोगों से मिलना चाहता ही नहीं है, लेकिन एवॉइडेंट के अंदर ऐसा नहीं है, वो लोगों से घुलना मिलना चाहता है लेकिन ना चाहते हुए भी वो ऐसा कर नहीं पाता है। अपनी एंजाइटी की वजह से या फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से वो आदमी जो है लोगों से घुल मिल नहीं पाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एवॉइडेंट पीडी। देख लीजिए इसमें होता क्या है इनमें साथियों? एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन। ऐसा नहीं कि ये लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते। सिजोइड के अंदर तो क्या है कि कोई भी आदमी लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता, लोगों से बातचीत करना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर ऐसा नहीं है। आदमी का मन करता है लोगों से मिलने का, लेकिन वो जो है इस क्रिटिसिज्म की वजह से या रिजेक्शन की वजह से वो क्या कर सकता है? लोगों से घुलना मिलना नहीं रखे। यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जो किसी को अपना प्रेम प्रस्ताव देना चाहता है, लेकिन फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन सिजोइड के अंदर तो क्या है, आदमी के अंदर ऐसी कोई फीलिंग होती नहीं है। इसीलिए वहां पर मैंने आपको लिखवाया था कि देयर इज वेरी लो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज और लो इंटरेस्ट टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। क्लियर? आगे देखिए साथियों इनमें क्या होता है, और ये लोग सोशल एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं, अवॉइड सोशल एक्टिविटीज। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में ये लोग भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा ये जो है सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर्स, और नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर्स। ये वो लोग होते हैं जिनको सबसे ज्यादा रिजेक्शन का डर लगता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई लड़का है जो प्रेम प्रस्ताव देना चाहता है किसी सुंदर सी कन्या को, लेकिन साथ ही साथ उसको डर ये है अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो, अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो इस चीज की वजह से जो है ये लोग उस अपना जो प्रेम प्रस्ताव है वो नहीं दे पाते, या किसी पब्लिक फोरम पर ये लोग अपनी बात नहीं रख सकते। इनको एगोरोफोबिया बहुत ज्यादा होता है, सोशल गैदरिंग का बहुत ज्यादा डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी सोशल फोरम पे मैं अपनी बात रखूं और वो बात कैसी हो जाए साथियों, रिजेक्ट हो जाए। वो बात कैसी हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। ऐसी टाइप के लोग क्या होते हैं, एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं, जो कि एक्सेसिव सेंसिटिव होते हैं अपनी रिजेक्शन को लेकर। इसीलिए ये लोग सोशल एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं। इनको ये डर रहता है कि कोई हमें क्रिटिसाइज ना कर दे, हमारी कोई बुराई ना कर दे। इसके अलावा कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें अपनी एक्सेप्टेंस
ना दे। इनमें ये इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डर होता है और इसी को नाम है साथियों एवोइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, एवोइडेंट पीडी। ये लोग सोशल एक्टिविटीज को और लोगों को अवॉइड करते हैं अपने फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से, कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया फिर। अब ऐसा सेम टू सेम साथियों किसमें होता है? सिजोइड के अंदर भी होता है। ऐसा सेम टू सेम किसमें होता है? सिजोइड के अंदर भी होता है। लेकिन सिजोइड के अंदर तो क्या होता है, आदमी जो है सॉलिटरी एक्टिविटीज खुद करता है, उसको अकेला रहने में मजा आता है, वो चाहता ही नहीं है, उसके अंदर ऐसी फीलिंग ही नहीं होती कि वो लोगों से घुले मिले। लेकिन एवोइडेंट पीडी में क्या होता है साथियों, उसके मन में ऐसी इच्छा होती है लेकिन इस फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसी को हम लोग नाम देते हैं साथियों एवोइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट की बात करोगे तो साथियों यहां पर भी यही ट्रीटमेंट है, साइकोथेरेपी है आपका। और साथ ही साथ यहां पर कई बार जो है बीटा ब्लॉकर्स और एसएसआरआई भी दे देते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट है, वो भी ऐसे क्लाइंट के अंदर हम लोग देखने को मिलती है प्रेस्क्राइब की हुई। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? नाम याद रहेगा। देखो साथियों मेजरली जो आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो उनके आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, सिजोइड, सिजोटाइपल, एवॉइडेंट, एंटी सोशल। ठीक है, कुछ एक स्पेसिफिक है जैसे नार्सिसिस्टिक हो गया, उनमें आप एक पर्टिकुलर की पॉइंट याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि नार्सिसिस्टिक मैंने आपको बताया कि ये लोग फुल फेंकू टाइप के लोग होते हैं, लाइफ में कुछ अचीव किया नहीं होता इन लोगों ने, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मानते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड और स्पेशल मानते हैं। तो इस तरह के जो की पॉइंट्स हैं उनसे आप अगले इनको जो है याद रख सकते हैं। क्लियर? तो क्लस्टर सी के अंदर जो पहला जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर था वो साथियों एवॉइडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और बेसिक जो डिफरेंस है सिजोइड और एवॉइडेंट के बीच में वो भी हमने आपको क्लेरिफाई कर दिया है। अगला जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर साथियों क्लस्टर सी के अंदर वो क्या है? डिपेंडेंट पीडी। डिपेंडेंट पीडी। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर है साथियों, डिपेंडेंट, ये वो लोग होते हैं साथियों जो हर काम के लिए, छोटी से छोटी एक्टिविटी के लिए दूसरों पे हमेशा डिपेंड रहते हैं। इनकी लाइफ की चाहे कोई भी डिसीजन हमेशा दूसरे लोग ही लेते हैं। अदर पीपल टेक्स डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। इनके जीवन के बड़े से बड़े फैसले साथियों दूसरे लोग करते हैं। इनके जीवन के जितने भी जो फैसले हैं वो हमेशा क्या करते हैं? दूसरे लोग करते हैं। दे आर एक्सेसिव डिपेंडेंट, एक्सेसिव डिपेंड ऑन अदर्स, एक्सेसिव डिपेंड ऑन अदर्स, एक्सेसिव डिपेंड ऑन अदर्स इवन फॉर स्मॉल वर्क। छोटे से छोटा काम के लिए भी ये क्या रहेंगे? दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। सपोज अगर इनको कह दिया जाए कि भाई सब्जी ले आओ मार्केट से, मेहमान आ गए हैं, तो ये कहेंगे मम्मी आप साथ चलो, मम्मी आप साथ चलो। कहने का मतलब एक 15-16 साल का बच्चा भी क्या कहेगा? मम्मी आप साथ चलो। कहने का मतलब बहुत ज्यादा अपनी जो है छोटी से छोटी एक्टिविटीज के लिए भी ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। मान लीजिए स्कूल जाकर आए, आके सीधा बेड पे लेट गए, अब मम्मी से बोल रहे हैं कि मम्मी आप मेरे सॉक्स निकाल दीजिए, या आके सीधे जो है ये जूते अपने शू रैक के अंदर नहीं रखेंगे, आके सीधा मम्मी से बोलेंगे मम्मी मेरे कपड़े निकाल दो और समेट के अलमीरा में रख दो। कहने का मतलब छोटी से छोटी चीजों के लिए ये लोग क्या करते हैं साथियों? दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और साथ ही साथ अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल इफ अलोन। अगर मान लीजिए इनको थोड़ी देर के लिए भी अकेला छोड़ दिया जाए तो ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्या फील करते हैं? अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसे साथियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ साथियों सबसे खास बात क्या होती है कि ये कोई भी सॉलिटरी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, कोई भी काम जो है ये अकेले नहीं कर सकते। दे कांट डू एनी वर्क और टास्क इंडिपेंडेंटली। भाई ये अपना कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते। अगर इनकी महिला मित्र से बात भी करनी होगी तो ये अपने दोस्त को पास में पकड़ के बिठाएंगे, बोले भाई तू हेलो कर, या तू मेरे मन की बात कह दे। मतलब ये उतने उस टाइप के लोग होते हैं। कोई, क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इस कॉन्फिडेंस की कमी के चलते साथियों क्या करते हैं ये लोग? कोई भी काम जो है अपना आसानी से नहीं कर पाते, या इंडिपेंडेंटली कोई भी अपना ये काम नहीं कर पाते हैं। हर काम के लिए ये लोग जो है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये वो लोग होते हैं कि भाई इनके हिस्से का खाना कोई और खाए ताकि उसको चबाना पड़े, लेकिन पेट मेरा भर जाए, पेट मेरा भर जाए।
ये उस टाइप के लोग होते हैं, बड़े ही जो है विचित्र किस्म के लोग। तो देखिए साथियों, अब एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर लेते हैं। जैसा कि इसका नाम क्या है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये लोग अपने किसी भी काम के लिए दूसरों पे बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। अदर पीपल जो है उनकी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। ये अपनी लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए ये जो है अपना कोई भी काम आसानी से अकेले नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं दूसरों पे, इवन फॉर स्मॉल वर्क, छोटे से काम के लिए भी बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। अकेला इनको छोड़ दो तो ये जो है परेशान से हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। किसी भी काम को ये लोग इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, ये इनकी सबसे खास बात होती है और इसी को हमने नाम दिया साथियों डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग देखोगे तो वही चीज पाओगे, साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट या SSRI। क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, साइकोथेरेपी और SSRI, किसके अंदर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर। क्लियर। अब देखिए साथियों, क्लस्टर सी के अंदर लास्ट एक और पर्सनालिटी टाइप का जो डिसऑर्डर है वो बनता है, और वो कौन सा है साथियों, OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या इसका एक और नाम है साथियों एनाकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एनाकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसकी अगर हम लोग साथियों बात करें तो ये वो लोग होते हैं साथियों की जो कि प्री ऑक्यूपाइड होते हैं किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को लेकर। दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। मींस ये बड़े सिस्टमेटिक लोग होते हैं, इनका जो है हर चीज में रूल एंड रेगुलेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एवरीथिंग। खाना पीना उठना बैठना, कहने का मतलब ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक होते हैं। सपोज ये वो लोग होते हैं जो नहाने के भी इनके अपने स्टेप होते हैं, अगर ये नहाएंगे भी तो पहले साबुन अगर यहाँ लगाना तो सिर पे लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। कहने का मतलब इनकी हर चीज सिस्टमेटिक होती है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट कौन है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, टू मच ऑर्गेनाइज्ड, टू मच ऑर्गेनाइज्ड। और बहुत ज्यादा जो है, बहुत मैक्सिमम ये लोग क्या करते हैं, टाइम बाउंड एक्टिविटी करते हैं। साथ ही साथ स्टबबोर्न होते हैं, जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, और इनफ्लेक्सिबल। इन लोगों को आप आसानी से अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते हो। ये लोग हमेशा अपने मर्जी ही करते हैं, अपनी मनमर्जी के काम ही करते हैं। पहली बात तो क्या होगी, प्री ऑक्युपाइड रहेंगे रूल एंड रेगुलेशन से, कोई भी काम करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे और हर चीज जो है नियमों के हिसाब से करेंगे। रूल एंड रेगुलेशन इनका हर चीज में आपको देखने को मिलेगा। मिस्टर परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम बहुत ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में अंदर कोई भी काम ये करते हैं। इसके अलावा ये लोग जो है कैसे होते हैं, स्टबबोर्न होते हैं, जिद्दी टाइप के लोग होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। साथ ही साथ इन लोगों की लाइफ में नो टाइम फॉर लेजर, नो टाइम फॉर लेजर। ये लोग अपने काम में इतना मशगूल रहते हैं कि इन लोगों के पास में जीवन में हैप्पीनेस के लिए या हंसी खुशी के लिए टाइम ही नहीं होता है। या ये कहने का मतलब ये है कि ये लोग इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप 2 मिनट इनके साथ बैठ के हंस भी लिए तो इनकी नजरों में हंसना भी क्या है, टाइम वेस्ट है। इन लोगों की नजरों में सोना भी टाइम वेस्ट है। अमूमन ऐसे लोग कहते हैं कि जागना जिंदगी है और सोना मौत है। ये वो लोग हैं भाई, हमेशा ये अपने काम में इंडल्ज रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे और इन लोगों के पास में प्लेजर के लिए कोई भी टाइम नहीं होता है। ये साइंटिस्ट टाइप लोग होते हैं, अपनी दुनिया में जो है खोए रहते हैं, बस लगे रहते हैं। इनके पास कोई जो है किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं होता है सिवाय अपने टास्क के, सिवाय अपने काम के। और ये लोग बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल और स्टबबोर्न होते हैं। इनको आप जो है बदल नहीं सकते, इनकी थॉट को आप जो है बदल नहीं सकते। वेरी फॉर्मल, बहुत ज्यादा फॉर्मल टाइप के लोग होते हैं ये। एंड देयर इज नो ह्यूमर, कोई ह्यूमर नहीं होता इन लोगों में। बहुत जो है स्पष्टवादी ये लोग होते हैं, जो भी बात करनी होती है मुंह पे कहते हैं। और ये लोग यूं परवाह नहीं करते कि सामने वाला इनके लिए क्या सोच रहा है। ये लोग हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर कॉल्ड एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पीडी। और इसका दूसरा नाम क्या है साथियों, एनाकास्टिक पीडी। दूसरा नाम क्या है साथियों इसका,
एनाकास्टिक पीडी। क्लियर? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए एनाकास्टिक पीडी, इट मींस किसकी बात हो रही है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात हो रही है। और ये लोग क्या होते हैं, इसको आप ऐसे याद रखें, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। हर चीज में इनका रूल एंड रेगुलेशन चलता है, जीवन के अंदर बहुत नियमों से चलने वाले ये लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, स्टबबॉर्न होते हैं। स्टबबॉर्न क्या होते हैं कि बड़े जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, जो इन्होंने कहा वही सही है। इनफ्लेक्सिबल, आसानी से ये मोल्ड नहीं होते हैं, इनके पास जो है हंसी खुशी के लिए टाइम नहीं होता, इनकी नजरों में हंसना भी जो है टाइम वेस्ट है। इवन लाफिंग इज ऑल्सो ए वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत फॉर्मल होते हैं, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर इनमें नहीं होता है। क्लियर? तो ये जो है साथियों कौन सी टाइप की पीडी हो गई? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या फिर हम लोग इसको नाम दे सकते हैं एनाकास्टिक पीडी। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा साथियों? वही साइकोथेरेपी और एसएसआरआईज। साइकोथेरेपी और एसएसआरआईज। क्लियर? सो क्लस्टर सी के अंदर टोटली ये 3 जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर थे, एवॉइडेंट, डिपेंडेंट और जो है आपका एनाकास्टिक और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पीडी। तो देखिए साथियों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिस्कस कर लिए हैं बारी बारी से। सबसे पहले हमने देखा क्लस्टर ए, जिनके अंदर 3 टाइप की पीडी थी। सबसे पहली जो है पैरानॉइड पीडी, सबसे पहला पैरानॉइड पीडी क्लस्टर ए के अंदर। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये लोग हमेशा सस्पिशियस रहते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं, ग्रूजेस रखते हैं, मन में बदला लेने की भावना रखते हैं, हमेशा दूसरों के मोटिव पे डाउट करते हैं। नेक्स्ट है साथियों सीजोटाइपल या सन्यासी टाइप के लोग, एकला चालोरे, हमेशा सॉलिटरी एक्टिविटीज को प्रेफरेंस देते हैं, इमोशनली कोल्ड होते हैं, इनका कोई फ्रेंड आसानी से नहीं बनता है, अपनी दुनिया में ये लोग खोए रहते हैं और बहुत कम इंटरेस्ट होता है इनका सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर। थर्ड जो कैटेगरी थी साथियों वो है सीजोटाइपल। सीजोटाइपल में क्या होता है साथियों? बड़ी ओड एंड एसेंट्रिक थिंकिंग वाले ये लोग होते हैं, बड़ी मैजिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं कि अगर सपोज डायनासोर वापस आ गए तो क्या होगा, सपोज आप रात को सो रहे हो, एलियन आया, आपका दिमाग उसने, आपका जो ब्रेन है निकाल के किसी और के स्कल में उसने फिट कर दिया तो क्या होगा। कहने का मतलब ये बड़े फेंकू टाइप के लोग होते हैं, इनमें हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है और इनके जो है साइकोटिक फीचर्स भी देखने को मिलता है, ये अपने क्रिटिसिज्म को सहन नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लस्टर बी की, जिसके अंदर सबसे पहला है हिस्ट्रियोनिक पीडी। ये लोग होते हैं साथियों जो हिस्टेरिकल अपना जो है अटेंशन लोगों का जो है अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ फोकस जो है बने रहना चाहते हैं, एनफ्लुएंट कपड़े पहनते हैं, तड़क भड़क वाले चमकीले कपड़े पहनते हैं, नौटंकी बाज टाइप लोग होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अजीब करते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान इनकी ओर जाए। क्लियर? ऐसे लोगों में आगे जाके क्या डेवलप होता है? हिस्टीरिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं और ये लोग अमूमन इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं और खासकर ड्राइविंग कैसी करते हैं? रेकलेस ड्राइविंग करते हैं। अगला है साथियों नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले ये लोग होते हैं, इनमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी देखने को मिलता है और ऐसे लोगों में खास बात एक और देखने को मिलती है कि ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल मानते हैं, जबकि लाइफ में इन्होंने कुछ बस ऐसा बड़ा अचीवमेंट लिया नहीं होता है या कुछ बड़ा अचीवमेंट किया नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं। साथ ही साथ क्रिटिसिज्म को ये बहुत ज्यादा जो है अपनी क्रिटिसिज्म को सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा पुअर सेल्फ एस्टीम ऐसे लोगों में देखने को मिलता है। अगला है साथियों बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये लोग क्या होते हैं साथियों? इनको हम लोग इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। ये लोग इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ये जो है मूडी रहते हैं। साथ ही साथ अगर जब आप इनकी क्रिटिक्स करते हो तो ये सेल्फ इंजुरियस जो बिहेवियर है वो भी ये लोग शो करते हैं। साथ ही साथ इनका कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं होता है। ये उस टाइप के लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, जरा सी बात पे जो है नाराज हो जाते हैं, इसीलिए इनका कोई रिलेशन जो है लंबा नहीं चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोमियो जूलियट के बाद में जैसे यही एक आशिक पैदा हुआ, या फिर ये स्प्लिटिंग यूज करते हैं जिसके अंदर क्या होता है साथियों कि या तो ऑल आर गुड या ऑल आर बैड। अगला है साथियों एंटी सोशल पर्सनैलिटी या समाज कंटक। ये समाज कंटक वो लोग होते हैं जो कभी भी नियमों से नहीं चलते। ये लोग नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते हैं और इस चीज के लिए इन्हें कोई पछतावा भी नहीं होता है, इन्हें कोई गिल्ट भी नहीं होता है। ये लोग हमेशा दूसरों के अधिकारों को जो है वॉल्यूशन करते हैं, हमेशा दूसरों के अधिकारों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही साथ जो है सब्सटेंस एब्यूजर भी ये लोग जो है होते हैं। क्या होते हैं? सब्सटेंस एब्यूजर भी। भाई एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एंटी सोशल पर्सनैलिटी तो इनका वैसे भी है, साथ ही साथ अब इन्होंने सब्सटेंस एब्यूज भी यूज करना शुरू कर दिया, तो ये जो है अब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया और ज्यादा जो है सिम्टम्स इसके बढ़ गए, है ना। इसकी जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है वो और ज्यादा
इंक्रीज हो गई है इन सब्सटेंस एब्यूजर की वजह से, क्योंकि ये सब्सटेंस जो क्या करते हैं साथियों, और ज्यादा इस पर्सनैलिटी को बढ़ा देते हैं। अगला आ गया साथियों क्लस्टर सी। क्लस्टर सी के अंदर क्या है साथियों, सबसे पहला जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो है अवॉइडेंट पीडी। ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं रिजेक्शन के लिए, और ये इसीलिए क्या करते हैं साथियों, सोशल एक्टिविटीज को हमेशा अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनको एक डर बना रहता है कि कहीं रिजेक्ट कोई ना कर दे। इसीलिए लोग, ऐसे लोगों की कोई भी महिला मित्र नहीं होती है, ये लोग बेचारे हमेशा अपने में ही खोए रहते हैं। साथ ही साथ ये लोग किसी पब्लिक फोरम पे अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रखना नहीं चाहते। एक जो पर्सनैलिटी था सिजोइड क्लस्टर ए के अंदर, वहां तो आदमी चाहता ही नहीं कि वो पब्लिक फोरम पे अपनी बात रखे या किसी से अपने मन की बात कहे, लेकिन यहाँ पर अवॉइडेंट के अंदर ऐसा नहीं है। अवॉइडेंट के अंदर वो अपने मन की बात कहना चाहता है, लेकिन फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से वो अपने मन की बात नहीं कह पाता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिजोइड एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग वही साइकोथेरेपी और SSRI। अगला है साथियों डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर सी के अंदर नेक्स्ट। तो ये लोग साथियों बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं अपनी छोटी से छोटी एक्टिविटीज के लिए दूसरों पर, और जब ये लोग अकेले पाए जाते हैं तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये लोग कोई भी छोटा सा काम भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस का कमी होता है। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात करें तो वही साइकोथेरेपी और SSRI। लास्ट जो अपना है साथियों क्लस्टर सी के अंदर, दैट इज OCPD या एनाकास्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये वो लोग होते हैं जो कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनके हर चीज में जो है लाइफ में रूल एंड रेगुलेशन होता है, चाहे वो फिर उठना बैठना खाना पीना कुछ भी हो। ये लोग हमेशा प्री ऑक्युपाइड रहते हैं रूल एंड रेगुलेशन को लेकर, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी और इनफ्लेक्सिबल भी रहते हैं। इसके साथ साथ इन लोगों के पास में देयर इज नो टाइम फॉर लेजर। इनकी नजरों में तो अगर आप 2 मिनट बैठ के हंसी मजाक कर रहे हो वो भी टाइम वेस्ट है, या आपको उसी चीज पे भी ज्ञान देने लग जाएंगे, अरे यार देखो तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, इतने सेकंड्स में तो तुम ये से ये कर सकते थे। तो ऐसे लोगों के इलाज के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें साइकोथेरेपी देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ क्या देनी पड़ेगी साथियों, SSRI भी हमें जो है देनी पड़ेगी। तो देखिए साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, और जिस विद्यार्थी को वीडियो मेरा पसंद आए, जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि इस वीडियो का कंटेंट आप सबको कैसा लगा। और साथ ही साथ साथियों, अगला जो है कौन से वीडियो पे आप जो है, कौन से टॉपिक पे आप जो है मुझसे वीडियो लेना चाहेंगे, या कौन से टॉपिक के लिए जो है मैं वीडियो आप तक जो है बनाकर पहुंचाऊं, इस चीज का आप जो है विशेष तौर पे ध्यान रखें। सभी साथी जो है इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि आपको अगले जो है लेक्चर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल सके। क्लियर साथियों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।